नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सिलेबस को निकालें और यूनिट 2 वाले हिस्से में जाएं। ठीक है, यूनिट 2 वाले हिस्से में हम लोग पढ़ रहे थे इंडो ग्रीक्स, शुंग, शातवाहन, कुषाण, शक, क्षत्रप, संगम लिटरेचर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात किया था शुंग एवं कण्व वंश के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि मौर्यन डायनेस्टी के पतन के बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में भारत में दो शासकों के ग्रुप का उद्भव होता है, जिसमें मुख्य तौर पे एक हैं फॉरेनर्स लोगों का ग्रुप है और दूसरे इंडियंस लोगों का ग्रुप है। तो इंडियंस में हमारे साथ मूल तौर पे हैं शुंग एवं कण्व, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। शुंग वंश को आपको सिलेबस में शामिल किया गया है, कण्व को नहीं शामिल किया गया है, लेकिन जानकारी के लिए आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने उसे भी बताया था। उसके बाद हमने बताया था कि इसके साथ साथ रीजनल पावर्स का भी उदय होता है इस दौर में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि खारवेल हैं, जिन्होंने कलिंग के राजा हैं और उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम किया था, तो इनके बारे में भी बातें होंगी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं शक वंश के बारे में, शक क्षत्रप के बारे में। इससे पिछले वाले में हम लोगों ने बात किया था इंडो ग्रीक्स के बारे में। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, नए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि यदि आप यूजीसी नेट की या फिर यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए स्पेशली जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इतिहास के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर 1 के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एंसेंट इंडिया से हम लोगों ने अपनी तैयारी की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने उसके सोर्सेज स्टोन एज, कैल्कोलिथिक फेज, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपद काल, बुद्ध, जैन, महावीर, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था आजीवक संप्रदाय के बारे में, फिर राइज ऑफ मगध, उसमें हर्यक डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बारे में बातें हुई थी। फिर हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी को शुरू किया था और फिर हमने मौर्यन डायनेस्टी को भी लगभग 8 से 10 लेक्चर में उसे ख़त्म किया था। उसके बाद हम लोग अब पोस्ट मौर्यन फेज में हैं। तो यदि आप पहली बार आए हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन तमाम वीडियोज़ को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक करके देख सकते हैं। चलिए फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिख लें शक एवं शक। ठीक है, शक 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 को दरअसल दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चीन के जो लोग हैं, चाइना के जो लोग हैं, उन्होंने शकों को सई भी कहा, सई और शई नाग। ठीक है, दो शब्द कहा, एक तो सई और सई बांग, नाग नहीं, सई बांग। ठीक है, यह तीनों के तीनों शब्द शक शासकों के लिए इस्तेमाल किया गया है, चीनी यात्रियों के द्वारा, चीनी लेखकों के द्वारा, उनके द्वारा लिखे गए विवरण में। ठीक है, चलिए अब देखिए शक क्षत्रप के बारे में थोड़ा सा आप पृष्ठभूमि जानिए। जैसे आपको पता होगा हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में आपको बताया था। ठीक है, बैक्टीरिया का वह राजवंश जो कि बैक्टीरिया और पार्थिया दो जगह था जहाँ पे हम लोगों ने यूक्रेटाइडस वंश के बारे में पढ़ा था और उसके बाद डेमेट्रियस वंश। ठीक है, तो वहाँ पर एक कबीला हुआ करती थी जिस कबीला का नाम था यूची कबीला। तो यूची कबीला के द्वारा वहाँ के एक पार्टिकुलर लोगों को वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया गया भारत की तरफ। ठीक है, तब वो लोग भारत की तरफ चल करके आए तो उनको दो हिस्सों में वो लोग बट गए। एक तो भारत की तरफ आए जिनका आगे चल करके पतन हो जाता है, दूसरा चले जाते हैं पार्थिया की तरफ, और पार्थिया में कहाँ, ईरान की तरफ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके मूल के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, यह दरअसल कहाँ के थे, सिर दरिया के रहने वाले थे। सिर दरिया एक जगह है, वहाँ के थे और वहाँ के एक खानाबदोश प्रजाति थी जिसका नाम था यूची। ठीक है, तो यूची कबीला ने इन लोगों को भगा दिया वहाँ से खदेड़ कर। भगाने के बाद ये लोग 165 ईसा पूर्व में, लगभग 165 ईसा पूर्व में, क्योंकि इनके टाइम फ्रेम को लेकर के हिस्टोरियन के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट है, इसलिए एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए आपसे एग्जैक्ट टाइम के बारे में सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो 165 बीसी के आसपास ये लोग आए, फिर यहाँ आकर इन लोगों ने यवनों को हराया और फिर अपनी सत्ता कायम की।
लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये लोगों को भगाया गया था वहाँ से, कहाँ से, बैक्ट्रिया से, तो ये लोग दो शाखाओं में बटे थे। एक शाखा जो इधर की तरफ आया भारत की तरफ, उनका तो पतन हो गया। दूसरी शाखा पार्थिया की तरफ गया। पार्थिया कहाँ? पार्थिया ईरान का, ठीक है, जहाँ पे पहलव वंश शासन कर रहा था। शक के बाद हम लोग पहलव को भी डील करेंगे, ठीक है। तो पहलव वंश शासन कर रहा था कहाँ? पार्थिया में। वहाँ पे दो शासक थे, फ्रात एवं आर्तबान, ठीक है। तो फ्रात एवं आर्तबान नामक दो शासकों को शकों ने हरा दिया। लेकिन उसके बाद पार्थिया में तीसरे शासक का उद्भव हुआ जिसका नाम था क्या? मित्रदाता, ठीक है। क्या है? मित्रदाता। मित्रदाता क्या? सेकंड। मित्रदाता सेकंड का टाइम फ्रेम है 123 ईसा पूर्व से लेकर 88 ईसा पूर्व तक। जब यह शासक का उद्भव हुआ तो इन लोगों ने शकों को फिर पार्थिया से भगा दिया और फिर यह शक लोग पार्थिया से बाहर निकलते हैं और फिर काबुल घाटी होते हुए बोलन दर्रा होते हुए ये लोग कहाँ पहुँचते हैं? भारत पहुँचते हैं। उसके बाद भारत में लोग कई शाखाओं में बट जाते हैं। एक एक करके हम बारी बारी से उन तमाम शाखाओं के बारे में बात करेंगे, उन शाखाओं के कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, ठीक है। तो यह इनका पृष्ठभूमि था, इसको आप थोड़ा लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आप लिखिएगा चीज़ों को, ताकि आपको समझने में आगे चल करके सहूलियत हो। चलो फिर अब हम लोग बात करते हैं। यदि आपने हमारे साथ पिछले लेक्चर को देखा होगा तो हम आपको बार बार बताते हैं कि हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन को या किसी भी डायनेस्टी के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य तौर पे उसके 5-6 आयामों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे उसके आर्थिक आयाम, उसके सामाजिक आयाम, उसके राजनीतिक आयाम, उसके साथ साथ उसके वैदेशिक आयाम और उसके सोर्सेज के बारे में और उसके जोग्राफिकल एक्सपेंशन यानी उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो बिल्कुल उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसके बारे में भी बातें होंगी। ध्यान रखिएगा सोसाइटी वगैरह को लेकर के इनका कुछ खास नहीं था, इसलिए सोशल रिफॉर्मेशन वगैरह इनके पीरियड में कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। लेकिन सोर्सेज इसका बहुत महत्वपूर्ण है और इससे सवाल भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा शकों का जो सोर्स है, जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, यह दरअसल पहलवों के लिए भी सोर्स के रूप में काम करता है, क्योंकि पहलव और शकों का टाइम फ्रेम लगभग एक ही है, दोनों एक ही साथ कॉन्टेम्प्रेरी शासन कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए लिखिए, अब ऊपर डालिए सोर्सेज, ठीक है। शकों के इतिहास के अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित स्रोत, और स्रोत में आप पहले पॉइंट पे लिखेंगे, यह दरअसल दो हिस्टोरियन हैं चाइना के, जिन एक का नाम है पान कू, ठीक है। पान कू ने एक किताब लिखा जिसका नाम है शिएन हान शू, और इसमें दरअसल इन्होंने हान वंश का इतिहास लिखा है। चीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश हुआ जिसको आप हान राजवंश कहते हो। तो हान राजवंश के बारे में जब इन्होंने यह लिख रहे थे तो उसमें इन्होंने शकों के बारे में भी चर्चा की है। उसके अलावा फान ए, ठीक है, फान ए राइटर का नाम है, इन्होंने एक किताब लिखा हाउन हान शू। इसमें दरअसल यह परवर्ती हान राजवंश का इतिहास है, यानी कि जैसे हम लोग परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मौर्य वंश के पतन के बाद का इतिहास, उसी तरह से हान वंश के पतन के बाद का इतिहास फान ए के द्वारा लिखा गया हाउ हान शू नामक किताब में। इसमें भी दरअसल इन लोगों ने शकों एवं पहलवों के बारे में चर्चा की है। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखें, तीसरा है राजबुल, ठीक है, इसको राजुल भी लिख सकते हैं। राजबुल का मथुरा स्तंभ लेख, आगे चल करके शकों की एक शाखा मथुरा में चली जाती है, वहां पर एक हमें पिलर एडिक्ट मिलता है और वह दरअसल शासक कौन है? राजबुल के द्वारा उसको जारी करवाया जाता है, उसको उत्कीर्ण करवाया जाता है। अगला हमारे पास इसका सोर्स है, उसका नाम है नहपान के द्वारा, ठीक है, नहपान के द्वारा नहीं, नहपान कालीन यानी नहपान के दौर का ही एक अभिलेख है जो कि नासिक के गुहा लेख के नाम से जाना जाता है। यानी नासिक एक जगह है, वहाँ से कई सारे गुफा लेख प्राप्त हुए हैं और उन सभी के बारे में बताया जाता है कि यह शक शासक नहपान के समय के हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आइए, और 5वें का नाम है उषा बदात, इनका दूसरा नाम ऋषभ दत्त भी है। उषा बदात ने दरअसल एक गुहा लेख लिखा जिसका नाम है नासिक गुहा लेख, और इसमें इन्होंने शक शासकों के बारे में बताया है। उसके बाद देखिए नहपान ने एक अभिलेख जारी करवाया था जिसका नाम है जुन्नार।
जुन्नार दरअसल उस दौर का पूना का नाम है। जैसे आज आप पूना का नाम जानते हो, उस दौर में उसे जुन्नार के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ से एक लेख प्राप्त हुआ है जो कि नहपान ने जारी करवाया था। इसलिए नहपान के समय के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए रुद्रदामन, इनके नाम से आप वाकिफ होंगे। रुद्रदामन का एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं अंधों का लेख। अंधो दरअसल कक्ष का दूसरा नाम है। उसके बाद रुद्रदामन का एक फेमस अभिलेख है जो कि भारतीय इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है, आप जानते होंगे इसका नाम गिरनार अभिलेख, इसी को जूनागढ़ लेख भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो हमारे पास सोर्स है उसका नाम है गोंडो फर्निज। गोंडो फर्निज भी दरअसल शकों का एक शासक हुआ है और इसका एक अभिलेख है तख्ते बाही अभिलेख। तख्ते बाही अभिलेख। उसके बाद देखिए एक राजा हुआ अगला जिसका नाम है शोडास। शोडास ने भी एक जारी किया था मथुरा दान पत्र लेख, और इस दान पत्र लेख के माध्यम से हमें मथुरा के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए अगले हैं, यह सबके बाकी के नीचे के जो हैं वह सभी के सभी भारतीय साहित्य हैं। यह भी दरअसल भारतीय साहित्य ही है, लेकिन शक चूंकि भारत के रहने वाले नहीं थे इसीलिए इसे फॉरेन अकाउंट्स के तहत ही रखा जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा इन सारे चीज़ों का, इन सारे सोर्सेज का आप नाम जरूर याद रखना, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में मिलान वाला सवाल पूछा जाता है, जिसमें यदि आपका एक भी आंसर गलत होता है तो फिर सारे के सारे मेहनत पे पानी फिर जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को आप बारीकी से लिखिएगा, पढ़िएगा। आगे बात करते हैं, अगला है गार्गी संहिता, दूसरा है देवी चंद गुप्तम। ठीक है, यह बी क्रमांक के द्वारा लिखा है, देवी चंद गुप्तम है। देवी चंद गुप्तम के बाद हर्षचरित है, जानते होंगे आप, बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित को। उसके बाद है काव्य मीमांसा। ठीक है, उसके बाद क्या है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा लिख लिया आपने। अच्छा एक चीज आप लिख लो, विक्रमादित्य नहीं, जो हमने देवी चंद्र गुप्तम के बारे में बात की थी, इसके राइटर का नाम है विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाटक भी लिखी थी, और बाण भट्ट ने हर्षचरित, और उसके बाद काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। ठीक है, राजशेखर। चलिए यह तो बातें हो गई सोर्सेज के बारे में और उत्पत्ति के बारे में कि वो लोग कैसे चल करके भारत में आए। अब हम लोग बात करते हैं भारत में जब चल करके आए तो कितने शाखाओं में उनका बंटवारा हुआ और कहाँ कहाँ वो लोग गए और कहाँ कहाँ उन्होंने शासन स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, जब वो लोग भारत आए थे तो मुख्य तौर पे वो लोग हेलमंड घाटी से चलते हुए आए थे, और हेलमंड घाटी में जब वो लोग बसे, वो दरअसल घाटी है कांधार का घाटी, इसलिए उस प्लेस को बोला जाता है सिस्तान। ठीक है, जहाँ पे शक लोग रहे उस प्लेस को बोला गया सिस्तान। सिस्तान दरअसल कांधार का ही नाम है। उसके बाद देखिए ये लोग बोलन दर्रा से आए थे। ठीक है, बोलन दर्रा और दो दर्रे हैं, दोनों का नाम बहुत फेमस है। एक का नाम है खैबर दर्रा, दूसरा का नाम है बोलन दर्रा। दर्रा को अंग्रेजी में पास बोलते हैं, तो बोलन पास और खैबर पास। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि शक जब भारत चल करके आ रहे थे तो किस पास से, यानी किस दर्रा से, दर्रा का अर्थ है रास्ता, तो किस रास्ते से चल करके आए थे, तो वह है बोलन पास। ठीक है, बोलन दर्रा। और जब लोग बोलन दर्रा से चल करके आए तो कई शक वहीं पे रुक गए उस दर्रे के आसपास, तो वहां के लोगों को, वहां के क्षेत्र को दरअसल शक द्वीप के नाम से जाना गया। शक द्वीप, जहां पे शक रहने लगे थे इसलिए उसको शक द्वीप के नाम से जाना गया। चलिए अब बात करते हैं, जब वो लोग इंडिया में आए तो वह डिफरेंट टाइप के, ठीक है, मतलब कई डायनेस्टी में वो लोग आपस में बट गए, उनके अलग अलग हिस्से हो गए और अलग अलग शासकों ने अलग अलग जगहों पर शासन किया और अलग अलग अभिलेख जारी करवाए। तो ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। एक उनका वर्ग दरअसल रह गया तक्षशिला में। आपको पता होगा उत्तर पश्चिमी भारत का प्रांत तक्षशिला। तक्षशिला वही जगह है जहाँ का राजा था आंभी, जिसने सिकंदर की मदद की थी। उसके अलावा वहाँ से चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ा था। तक्षशिला दरअसल एक ऐसा शब्द है जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला के पहले शासक हुए शक, उनका नाम है माउस। ठीक है, माउस के बारे में कई हिस्टोरियन बताते हैं कि माउस का नाम मेउस भी था। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको मेउस मिले तो आप कंफ्यूज मत होना, मेउस दरअसल माउस का ही नाम है। क्लियर है। माउस के बारे में बताया जाता है कि ये दरअसल 20 ईसा पूर्व में आए थे, 20 एडी में। और आपको पता होगा कि 184 बीसी से लेकर के 30 बीसी में,
ठीक है, 184 से लेकर के 30 BC में शुंग एवं कण्व वंश का इतिहास है। यानी उनके पतन के ठीक 10 साल बाद शक हमारे यहाँ चलकर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये लोग इंडो ग्रीक्स के बाद आए हैं। अब देखिए 20 ईसा पूर्व में आया इन्होंने और 22 ईसा तक 22 AD तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, कहाँ शासन किया था? पश्चिमी पंजाब वाले हिस्से पे, क्योंकि यह तक्षशिला के ही क्षत्रप थे, तक्षशिला के ही शासक थे, इसलिए जब भी शासन करेंगे तो कांधार, अफगानिस्तान एवं पश्चिमी पंजाब वाले हिस्से पर ही शासन करेंगे। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला से एक पत्र प्राप्त हुआ है, ताम्रपत्र बोलते हैं, तांबे पे लिखा गया था इसीलिए इसको ताम्रपत्र बोलते हैं। देखिए एक वीडियो हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, एक इंस्क्रिप्शन का मैं सीरीज लेकर के आऊँगा जिसमें भारत के जितने भी अभिलेख हुए हैं उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। एक भी चीज़ हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, जितना संभव हो सकता है उतनी मैं मदद करूँगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। ताम्रपत्र पे, दरअसल तांबे के पत्र पे है ना, तांबे के पत्र पे इसको जारी किया गया था, इसलिए ताम्रपत्र बोला जाता है। ठीक है, तो ताम्रपत्र दरअसल उसमें महाराजा मोग के द्वारा जारी किया गया एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तक्षशिला से। और इसमें बताया गया है कि तक्षशिला के पहले शक शासक माउस अर्थात मेउस हुए हैं, जिन्होंने 20 ईसा पूर्व से लेकर के 22 ईसा तक शासन किया। उसके बाद देखिए इनके जाने के बाद अगले शासक के रूप में एजेज आते हैं। इनके बारे में कुछ खास बातें नहीं हैं क्योंकि ये क्षेत्रीय शासक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद एजेज हैं। एजेज ने दरअसल यवनों को हराया था। यवन कौन? इंडो ग्रीक शासक। ठीक है, उनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हिंद यवन, है ना। तो यवनों को हराया था, इनके बारे में खास बात है। दूसरी बात, इन्होंने कई तरह के सिक्के जारी करवाए और इनके सिक्के काबुल के घाटी में पश्चिमी पंजाब के हिस्से में प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि इनका साम्राज्य का विस्तार कहीं ना कहीं काबुल, कंधार और पश्चिमी पंजाब वाले हिस्सों में था। उसके बाद देखिए एजेज के जाने के बाद एजिलेसेस, ठीक है, एजिलेसेस नामक शासक हुआ। कई हिस्टोरियन कहते हैं कि एजेज नाम के 2 शासक हुए, एजेज फर्स्ट और एजेज सेकंड। उसके बाद आते हैं एजिलिसेज। ठीक है, एजिलिसेज। लेकिन आप सिर्फ एजेज लिखें, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि कई हिस्टोरियन का मानना है कि एजेज नाम का 2 शासक हुए, एजेज फर्स्ट और एजेज सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं। जब एजिलेसेस आए तो इनके बारे में भी कुछ खास बातें नहीं है, बस आप नाम याद रखना। आपको क्रोनोलॉजी को मेंटेन करने के लिए मैं इतना सारा मेहनत करता हूं। देखिए एजिलेसेस आए, उसके बाद अगले शासक के रूप में आते हैं फ्रायोटीज, और उसके बाद लास्ट का शासक है गोंडोफर्नीज के बारे में भी कुछ खास बात नहीं है। उसके बारे में बस इतना याद रखो कि गोंडोफर्नीज ने एक लेख जारी किया था जिसका नाम है तख्ते बाही लेख। ठीक है, तख्ते बाही लेख। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें यदि छूट जाती है, ऐसे मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, लेकिन यदि कोई भी चीज़ हमारे तरफ से छूट जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता देना कि ये चीज़ छूट गया है और आप उसको अगली बार में उसको शामिल कर लूँगा, या फिर कोई चीज़ें छूट जाएंगी तो उसको एक नए एपिसोड में हम लोग अलग से उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब दरअसल यह लास्ट शासक थे गोंडोफर्नीज, दरअसल तक्षशिला के शक शासकों के ग्रुप का लास्ट शासक था। ठीक है, अब देखिए गोंडोफर्नीज चले गए, उसके बाद इनके राज्य के बारे में आप थोड़ा सा लिख लें। इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से था? चुक्श। ठीक है, चुक्श एक जगह है जो कि तक्षशिला के उत्तरी हिस्से को चुक्श कहा जाता था। उसके बाद कपिशा, उसके बाद अभिसार, पेशावर और उसके बाद शाकल, सियालकोट को शाकल कहा जाता था। उसके बाद मथुरा, यानी यहाँ तक इनका साम्राज्य का एक्सपेंशन था। अब आते हैं मथुरा से। अब हम लोग शुरू करते हैं। जब ये लोग मथुरा में चल करके आए तो जो शक मथुरा चल करके आए थे वहां पर उन्होंने एक नए शकों के ग्रुप का शासन स्थापित किया। ठीक है, शासन स्थापित किया। अब देखिए, अब दूसरे ब्रांच के बारे में लिखिए, मथुरा के शक शासक या मथुरा के क्षत्रप या मथुरा के शक क्षत्रप। क्लियर है? चलिए इसमें आप लिखिए कि इसके बारे में कब आया, कब गए या कब इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में बात करना बहुत ही नामुमकिन सा है, असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन एक आधार है, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है कालकाचार्य कथानक, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात किया था, कालकाचार्य कथानक। ठीक है, यह जैन धर्म का ग्रंथ है और इसके माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त होता है कि मथुरा में भी शकों की एक शाखा का स्थापना हुआ था। क्लियर है? चलिए
मथुरा के जो शासक थे वह दरअसल अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ध्यान रखिएगा, जितने भी शक शासक भारत में आए हैं वो अपने आप को शासक नहीं कह करके क्षत्रप कह रहे हैं। और रुद्रदामन जब चल करके आएंगे तो रुद्रदामन अपने आप को महाक्षत्रप कहेंगे। जैसे एकराट विराट महाराजाधिराज होता था हमारे यहाँ भारतीय परिवेश में, उसी तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्षत्रप अपने आप को कर रहे हैं। क्षत्रप का अर्थ है शासन करने वाला, ठीक है, शासक। अब देखिए, जब मथुरा में आए तो मथुरा के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है मथुरा स्तंभ लेख से। दरअसल बताया जाता है कि मथुरा के शकों की शाखाओं का पहला राजा राजुल था। इसके बारे में राजबुल भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो राजुल ने दरअसल एक अभिलेख जारी करवाया था जिसको आप बोलते हो मथुरा का स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट ऑफ मथुरा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद देखिए इनका जो क्षेत्र है वह है सिंधु से गंगा दोआब तक, ठीक है। सिंधु कहाँ, पश्चिमी पंजाब के हिस्से से लेकर के बिहार के हिस्से तक गंगा दोआब तक इनका विस्तार था। उसके अलावा पूर्वी पंजाब से लेकर के मथुरा तक इनके साम्राज्य का एक्सपेंशन था। उसके बाद दूसरे शासक हुए मथुरा के शक ग्रुप का, उनका नाम है राजा सोडास, जिनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। राजा सोडास ने भी मथुरा में एक लेख जारी करवाया था जिसको मथुरा का दान पत्र लेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तब देखिए राजा सोडास ने क्षत्रप की उपाधि धारण की थी, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इन्होंने मथुरा दान पत्र लेख जारी करवाया था। और राजा सोडास इस वंश के यानी मथुरा के ग्रुप का अंतिम शासक होता है। इसके बाद इसको कुषाण शासक हरा देते हैं और उसके बाद मथुरा पे कुषाण लोगों का सत्ता कायम हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब तीसरे ग्रुप की बात करते हैं। एक ग्रुप तो तक्षशिला में रह गया उत्तरी भारत में, दूसरा मथुरा चला आया और तीसरा ग्रुप था वो पश्चिमी भारत चला गया महाराष्ट्र वाले इलाके में, ठीक है। तो पश्चिमी भारत में जो शक चल करके गए तो वहां पर जाने के बाद वो लोग दो भागों में बट गए, यानी दो अलग अलग वंश की स्थापना की, जिसके बारे में कहा जाता है एक तो क्षहरात वंश और दूसरा है चस्टन, ठीक है। दूसरा क्या है, चस्टन वंश, ठीक है। तो यह दो अलग अलग हिस्सों में ये लोग बट गए, इसलिए अब हम लोग दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग दीजिए, सब टाइटल लिखें पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप दो हिस्सों में थे, एक को महाराष्ट्र का क्षहरात बोला गया, दूसरे को कार्दमक चस्टन वंश एवं मालवा का शक, ठीक है। तीनों एक ही साथ हैं, कार्दमक को ही चस्टन बोला गया है और उसी को मालवा का भी शक बोला गया है, क्योंकि मालवा के हिस्से में भी वो लोग शासन कर रहे थे। अब लिखिए पहले नंबर पे लिखिए क्षहरात वंश, अर्थात महाराष्ट्र का क्षहरात वंश। महाराष्ट्र के क्षहरात वंश का पहला शासक हुआ जिसका नाम है राजा भूमिक, ठीक है, राजा भूमिक। इसके बारे में कुछ खास बात आपको नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखना है कि राजा भूमिक के समय साम्राज्य का विस्तार गुजरात के काठियावाड़ इलाके तक फैला हुआ था। उसके अलावा मालवा तक ये लोग शासन कर रहे थे, ठीक है। मालवा तक इनके साम्राज्य का विस्तार था और मालवा में फिर एक अलग वंश शासन किया जिसका नाम है कार्दमक या चस्टन वंश। ये लोग दरअसल क्षहरात वंश के पतन के बाद काम करेंगे, ठीक है, बाद ये लोग सत्ता में स्थापित होंगे, ठीक है। तो पहले कौन है, पहले हैं क्षहरात वंश, पहला शासक राजा भूमिक, एक्सपेंशन गुजरात काठियावाड़ और मालवा। इनके समय में कई तरह के अभिलेख जारी किए गए, कई तरह के लिपियों का जिक्र मिला है, जिसमें मुख्य तौर पे ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि का जिक्र हुआ है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि शक शासक राजा भूमिक के लेखों में किस लिपि की चर्चा है या किस लिपि में उसे लिखा गया है, तो उसे बोलेंगे खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा शासक हुआ जिसका नाम है नहपान, और नहपान का टाइम फ्रेम लिख लें 119 एडी से लेकर के 125 एडी तक इसने शासन किया भारत में, ठीक है। नहपान के बारे में बताया जाता है कि यह क्षहरात वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसके बारे में आप लिखें अजमेर से लेकर के नासिक तक इसके सिक्कों की जिक्र मिलती है, जिससे पता चलता है कि इसका साम्राज्य का विस्तार महाराष्ट्र के नासिक से लेकर के आज के वर्तमान राजस्थान के अजमेर तक फैला हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सिक्के इसके प्राप्त हुए हैं वह सोने के सिक्के नहीं है, एक खास बात है, सोने के सिक्के का इन्होंने प्रचार प्रसार नहीं करवाया, उसका इस्तेमाल इसने नहीं किया था, बल्कि चांदी एवं तांबे के सिक्के का इन्होंने प्रयोग किया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यह पहले शासक हैं, पहले शक शासक हैं जिन्होंने राजन की उपाधि धारण की है।
राजन की उपाधि अभी तक क्या धारण कर रहे थे ये लोग? अभी तक ये लोग क्षत्रप की उपाधि धारण कर रहे थे। यह कौन है? यह दरअसल राजन की उपाधि धारण करते हैं। इनके समय में एक लेख जारी होता है जिसको बोलते हैं जुन्नार का लेख, जुन्नार लेख। और जुन्नार लेख को ही बोलते हैं हम लोग, जुन्नार को ही पूर्णा बोला जाता था और पूर्णा को ही जुन्नार बोला जाता था। ठीक है, इनकी राजधानी के बारे में बताते हैं कई हिस्टोरियन की इनकी राजधानी भड़ौच एवं उज्जैन के बीच में स्थापित थी। भड़ौच एवं उज्जैन के बीच में इनकी राजधानी थी। एग्जैक्ट लोकेशन का नाम नहीं दिया गया इतिहास में। ठीक है, इसीलिए आप यह पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद इन्हीं के समय एक इनके दामाद होते हैं और दामाद के साथ साथ इनके वायसराय होते हैं। ठीक है, वायसराय कहाँ का? नासिक का वायसराय होते हैं इनके दामाद, जिनका नाम है ऋषभ दत्त। इन्हीं को बोला गया है उषा बदात, जिनके बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया था। तो ऋषभ दत्त ने दरअसल एक लेख जारी किया था। ठीक है, उसी को बोलते हैं उषा बदात का गुहा लेख, उषा बदात का गुहा लेख। ठीक है, यह दरअसल नासिक से प्राप्त हुआ था। इसमें दरअसल इन्होंने शक शासक नहपान के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में जिक्र किया है। क्लियर है? उसके बाद देखिए छहरात के बाद छहरात वंश का लास्ट शासक, इसके बाद कई शासक आते हैं जिनका नाम इतिहास में उल्लेखनीय नहीं है। इसके बाद इस वंश का पतन हो जाता है। उसके बाद एक नए वंश की स्थापना होती है, जिस वंश को आप नाम जानते हो किस नाम से? कार्दमक अर्थार्थ चस्टन वंश के नाम से इसको आप जानते हैं। चलिए तो फिर अब हम लोग चस्टन वंश के बारे में बात करते हैं, कार्दमक वंश के बारे में बात करते हैं। जिस शासक का नाम आप रुद्रदामन के तौर पे जानते हैं वह दरअसल इसी वंश का शासक है, कार्दमक का अर्थात चस्टन वंश का। ठीक है, अब देखिए कार्दमक का शासन कहाँ में है? दरअसल इनकी शासन मुख्य तौर पे मालवा में केंद्रित है। ठीक है, मालवा तक इनका एक्सपेंशन था। मालवा में ये लोग पहले क्षत्रप हुआ करते थे, यानी उनके वायसराय हुआ करते थे। उसके बाद इन लोगों ने मौका देखते ही उनको हत्या किया और उसके बाद वहां पर एक नए वंश की नींव रखी, जिसको चस्टन वंश के नाम से जानते हैं। इसके संस्थापक दरअसल चस्टन थे, इसलिए इनके नाम पर इस वंश का नाम रखा गया है। उसके अलावा क्या इसके अगले शासक हुए जयदामन और उसके बाद इसके अगले शासक हुए हैं रुद्रदामन। इसमें मुख्य तौर पे 3 शासक हैं। तीनों शासकों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जयदामन के बारे में भी कुछ खास बातें नहीं है, रुद्रदामन के बारे में भी कुछ खास बातें, रुद्रदामन के बारे में ही खास बातें हैं। ठीक है, बाकी जो शुरुआती के 2 शासक हैं उनके बारे में बस आप नाम याद रखिए। अब आप हेडिंग दीजिए रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन का टाइम फ्रेम है 130 से लेकर के 150 एडी तक। ठीक है, 20 साल तक यह शासन करते हैं। ठीक है, अब यह क्या क्या करते हैं आप देखते हैं। चस्टन वंश, ठीक है, चस्टन नामक व्यक्ति ने चस्टन वंश की नींव रखी, उसी का पोता होता है। ठीक है, उसी का पोता है रुद्रदामन। ठीक है, और रुद्रदामन जब आता है तो यह महाक्षत्रप की उपाधि धारण करता है। पहला पॉइंट लिखें, महाक्षत्रप की उपाधि धारण करता है। अब तक लोग राजन की उपाधि धारण किए थे, क्षत्रप की उपाधि धारण किए थे, यह महाक्षत्रप की उपाधि धारण करता है। उसके बाद देखिए शक संवत की बात तो दरअसल नहपान के समय की ही बात है। ठीक है, लेकिन आप लिख लें शक संवत के समय 72 एडी, जिसको बोलते हैं 150 एडी में एक लेख मिला है जिसको आप जूनागढ़ या गिरनार लेख के नाम से जानते हो, और उससे हमें रुद्रदामन के शासनकाल, उनके व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें दरअसल इसके कॉन्टेम्प्रेरी शासकों की भी चर्चा है। ठीक है, उसके बाद इनके राज्य के बारे में लिखे, इनका साम्राज्य विस्तार, यह दरअसल बहुत ही बड़े साम्राज्यवादी शासक थे और यह बहुत ही पब्लिक वेलफेयर करने वाले शासक थे। उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे आगे। देखिए राज्य के बारे में लिखिए, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन इनका कहाँ था? एक आकर अवंती नामक जगह है। दरअसल आकर अवंती बोला जाता है पूर्व एवं पश्चिम मालवा वाले क्षेत्र को। वहां तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था और उस क्षेत्र की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, जिसको उज्जैनी भी कहते हैं। उसके बाद देखिए अनूप नदी तक, साउथ में इन्होंने अनूप नदी, अनूप एक जगह है जो कि नर्मदा नदी के तट पे लोकेटेड था। ठीक है, महिष्मती साम्राज्य। ठीक है, तो अनूप तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। उसके अलावा अपरांत, ठीक है, अपरांत दरअसल महाराष्ट्र के कोंकण नामक जगह को बोला जाता है। वहां की राजधानी सूरपारक थी। यह सवाल पूछा गया है, अपरांत अर्थात कोंकण की राजधानी कहाँ थी? सूरपारक। ठीक है, सूरपारक। उसके बाद आरनत एवं सौराष्ट्र तक इनका विस्तार था। आरनत किसका नाम है? पूर्व काठियावाड़ को, और सौराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़ को। ठीक है, उसके बाद देखिए
कुकुर हैं, उसके बाद स्वब्र हैं। स्वब्र दरअसल साबरमती के पास लोकेटेड एक प्लेस है। उसके बाद मरु है, सिंध है और निषाद है। यानी यहाँ तक इनका साम्राज्य का एक्सपेंशन था। आप नाम को जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके दौर की एक खास बात है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। ठीक है, उसको फिर से उसका निर्माण करवाया गया था। उसमें वह झील दरअसल बंद हो गया था, तो उसको इन्होंने फिर से चालू करवाया था। इनके एक वायसराय थे जिनका नाम था शुविशाख। ठीक है, शुविशाख ने ही दरअसल उसका जीर्णोद्धार करवाया था। कब, किसके समय में? रुद्रदामन के समय में। झील का क्या नाम है? सुदर्शन झील। चलिए आगे बात करते हैं। इनके समय प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए दो प्रकार के मंत्री हुआ करते थे। कौन कौन? पहले मंत्री का नाम है, यानी पहले प्रकार का नाम है मति सचिव। मति सचिव दरअसल उस समय के सलाहकार होते थे, एडवाइजर होते थे। उसके अलावा दूसरे सचिव हैं कर्म सचिव। यह दरअसल कार्यकारी मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, कार्यकारी मंत्री। उसके बाद देखिए इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने वैदिक धर्म को एडॉप्ट किया था, वैदिक धर्म का एक्सपेंशन करवाया, प्रचार प्रसार किया। उसके अलावा इन्होंने लोकोपकारी यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्होंने कई सारे काम किए, जैसे कुएं खुदवाना, पेड़ लगवाना, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था करना, कई जगहों को टैक्स फ्री करना। उसके अलावा यह विचार में बहुत ही उदार थे, इसलिए एक विदेश का व्यक्ति आकर के यदि भारत के धर्म को एडॉप्ट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि लिबरलिज्म उनके अंदर कितना होगा। चलिए, तो लिबरलिज्म तो अपने जगह पे। अब हम लोग बात करते हैं सक्सेसर के बारे में। रुद्रदामन के जाने के बाद फिर कौन कौन से उसके उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने कुछ खास बातें नहीं उनके बारे में, बस आप नाम याद रखेंगे तो आगे की चीज़ें, आगे के चैप्टर समझने में आपको बहुत सहूलियत होगी। चलिए नाम लिख लीजिए आप। नाम दरअसल है दाय यशद। ठीक है, दाम यशद। दाम यशद दरअसल इनके बेटे का नाम है। उसके बाद इनके पोते का नाम है जीव दामन। उसके बाद आए रुद्रसिंह फर्स्ट, 196 AD तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद जीव दामन फिर से शासन करता है और वह 199 तक करता है। उसके बाद इन्हीं का एक वायसराय है जिसको छत्रप भी बोले हैं, वह दरअसल ईश्वर दत्त नाम रहता है उसका, और वह भी शासन करता है। उसके बाद लास्ट के बारे में बताया जाता है कि यानी कि चस्टन वंश के, ठीक है, शकों की पश्चिमी भारत की शाखा थी, उसका अंतिम शासक है रुद्रसिंह तृतीय। ठीक है, रुद्रसिंह थर्ड। और इसको फिर अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा हरा दिया जाता है, जो कि गुप्त वंश का शासक रहता है। उसके बाद फिर गुप्तों के क्षेत्र में, गुप्तों के अधिकार में वह क्षेत्र चला जाता है। ठीक है, तो शक वंश के बारे में इतना ही, मेरे ख्याल से इतना आप क्लियर कर लेते हो तो शकों के बारे में इससे ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं, एक बार पहलव के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पहलव के बारे में मुश्किल से 5 से 10 मिनट है, छोटी सी बातें हैं। ठीक है, उनके 2-3 ही शासक हैं। अब आप हेडिंग दीजिए पहलव वंश। ठीक है, पहलव वंश। और पहलव वंश के बारे में पहली बात जानिए साथियों कि जिस समय में शक भारत में शासन कर रहे थे उस समय पहलव भी भारत में शासन कर रहे थे, और भारत के अलावा वो लोग पार्थिया में भी शासन कर रहे थे। तो मुख्य तौर पे पहलव पार्थिया के ही रहने वाले थे, और पार्थिया का अर्थ है ईरान के रहने वाले थे। ठीक है, तो ईरान में शासन कर रहे थे। आपको पता होगा कि शकों को जब यूची कबीला ने खदेड़ा तो वो लोग सबसे पहले कहाँ गए? पार्थिया की तरफ, और पार्थिया से उन लोगों को भगाया गया। ठीक है, उसके बाद वो लोग काबुल घाटी की तरफ से होते हुए भारत पहुंचे गए, सिंधु नदी घाटी से होते हुए। ठीक है, तब देखिए जब पूरे दुनिया में पहलव वंश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके फाउंडर हैं, उनका नाम है मित्रदाता फर्स्ट। इन्होंने 171 BC से लेकर के 130 BC तक, यानी 130 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन स्थापित किया। कहाँ में? पार्थिया में। इनका क्षेत्र क्या था? जेड्रोसिया, हेरात और सिस्तान। इनके बारे में कुछ खास बात नहीं है, आपको बस नाम के लिए जानना है। आपको मुख्य तौर पे जानना है पहलवों की शाखा जो भारत में रही और भारत में कौन कौन से शासक हुए। लेकिन पहले आप पृष्ठभूमि को समझेंगे तभी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, इसलिए आप पहले उसके वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को पढ़िए। यानी पहले फाउंडर कौन है पूरे दुनिया में? मित्रदाता फर्स्ट। उसके बाद है फ्रात सेकंड, जिसके बारे में हम लोगों ने शक जब पढ़ रहे थे उसमें चर्चा किए थे। ठीक है, तो फ्रात सेकंड है, 138 से लेकर के 128 ईसा पूर्व में इन्होंने शासन स्थापित किया। उसके बाद अगले शासक हैं आर्तवान। ठीक है, आर्तवान 128 ईसा पूर्व से लेकर 123 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद हमारे पास है मित्रदाता सेकंड, और यह 123 ईसा पूर्व से लेकर के 88 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन स्थापित किया।
ठीक है। उसके बाद ये लोग भारत की तरफ जो पहलवों की शाखा चल करके आई वह मुख्य तौर पे सिस्तान एवं अराकोसिया से चलकर आई थी। ठीक है, यानी सिस्तान एवं अराकोसिया की जो शाखा थी वह भारत की तरफ चल करके आई और भारत में मुख्य तौर पे 3 शासक का नाम आता है। कौन कौन 3 शासक हैं? पहले का नाम है वोरोनिज, दूसरे का नाम है स्पेलिरस, उसके बाद तीसरे का नाम है गोंडोफर्निज, जो कि शकों का ही शासक था, क्षत्रप था, लेकिन आगे चल करके एक नए वंश का नींव रखता है और यह पहलवों के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो पहले भारत में जो आए पहलव, उनके पहले शासक हैं, उनका नाम है वोरोनिज। वोरोनिज के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह दरअसल मेउस, शक शासक मेउस के समकालीन है और यह सिस्तान, अराकोसिया और एरिया के हिस्से में शासन कर रहे थे। इनके लिपि में यूनानी एवं खरोष्ठी लिपि का जिक्र है। उसके अलावा इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। उसके बाद दूसरे शासक हैं हमारे पास स्पेलिरस। ठीक है, स्पेलिरस में आप ध्यान रखना कि इनके अभिलेखों में यूनानी लिपि का जिक्र किया गया है। उसके अलावा वायसराय की उपाधि इन्होंने, वायसराय दरअसल यह वोरोनिज के वायसराय हुआ करते थे और यह दरअसल कहाँ के वायसराय थे? तक्षशिला के वायसराय। और इनके बारे में मामला संदिग्ध है, यानी कि बहुत डाउटफुल है, लेकिन ऐसा कई हिस्टोरियन का मानना है कि यह तक्षशिला में शासन कर रहे थे। उसके बाद तीसरे एवं सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए भारत में। पहलव का जब भी नाम लिया जाता है तो एक ही शासक का नाम आता है जिसका नाम है गोंडोफर्निज। ठीक है, गोंडोफर्निज के बारे में आप इसके टाइम फ्रेम के बारे में बताया जाता है कि 19 ईसा पूर्व से लेकर के 45 तक इन्होंने, यानी 45 ईसा के बीच में इन्होंने शासन किया था। लगभग देखिए यहाँ पर 103 एडी बताया जाता है, 46 एडी बताया जा रहा है। कब? विक्रम संवत के अकॉर्डिंग चले तो 46 एडी बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि विक्रम संवत में हम लोग क्या करते हैं, निकालने के लिए टाइम फ्रेम में 57 ईयर्स को घटा देते हैं। उसके बाद जो भी फ्रेम आता है उसे हम लोग बोलते हैं विक्रम संवत के अकॉर्डिंग यह टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अब देखिए गोंडोफर्निज के बारे में एक बात, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है जिससे सवाल कई बार पूछा गया है। उन्होंने कौन सा लेख जारी करवाया था? वह एक ही लेख जारी करवाए थे जिसका नाम है तख्ते बाही लेख। ठीक है, तख्ते बाही लेख दरअसल पेशावर नामक जिले से प्राप्त हुआ था। पेशावर एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसको तख्ते बाही अभिलेख कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए उस अभिलेख पे जिक्र किया गया है 103 एडी का, और 103 एडी को यदि विक्रम संवत के अकॉर्डिंग बात की जाए तो वह 46 एडी के तहत आता है, क्योंकि 103 एडी में हम लोग 57 को घटाएंगे तो 46 एडी आएगा। यानी तख्ते बाही के अनुसार चला जाए तो 46 एडी में भारत में, ठीक है, भारत में पहलव शासक गोंडोफर्निज शासन कर रहा था। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं इनका क्षेत्र जो है, इनका साम्राज्य विस्तार, वह पंजाब के हिस्से में, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब, सभी हिस्सों में। उसके अलावा सिंधु नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र, उसके अलावा कांधार का क्षेत्र अर्थात अफगानिस्तान के आसपास का इलाका, उसके साथ साथ सिस्तान, ठीक है, सिस्तान, उसके अलावा काबुल नदी घाटी के आसपास के जो इलाके थे वह इन्हीं के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। क्लियर है? उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मामला तो बहुत डाउटफुल है, लेकिन इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में कई बार इससे सवाल पूछा गया है कि आप यह बताइए कि सेंट थॉमस किसके समय में भारत आया था। तो देखिए ईसाई जो ग्रंथ हैं, ईसाई जो अनुश्रुति हैं, उनके अकॉर्डिंग बात यह है कि वो लोग बताते हैं कि गोंडोफर्निज दरअसल संपूर्ण भारत का शासक था, जबकि यह बात बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। संपूर्ण भारत के शासक नहीं थे, लेकिन ईसाई अनुश्रुति के अकॉर्डिंग एक बात और प्रचलित है जिससे सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको उसको जानना चाहिए। वह क्या है? वह दरअसल कहते हैं कि इनके समय में, गोंडोफर्निज के समय में सेंट थॉमस का भारत में आगमन हुआ था। क्लियर है? अगले पॉइंट पे आते हैं। इनकी राजधानी के बारे में बात की जाए तो इनकी राजधानी दरअसल तक्षशिला थी। यानी यदि किसी शासक का राजधानी तक्षशिला है, यानी उसका साम्राज्य का विस्तार आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा तो मथुरा तक ही है, उसके बाद उनका साम्राज्य का विस्तार नहीं था। यानी यह मुख्य तौर पे भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में शासन कर रहे थे। कहाँ? उत्तरी पश्चिमी प्रांत में शासन कर रहे थे। और यह जितने भी प्रांत का नाम मैंने बताया सभी के सभी भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांत के हिस्से हैं। उसके बाद देखिए
जितने भी पहलव शासक हुए हैं उनके द्वारा कई तरह के सिक्के जारी करवाए गए और उनके सिक्कों पर एक उपाधि का जिक्र मिलता है और उस उपाधि को बोला गया धर्मीय। धर्मीय का अर्थ होता है धार्मिक। ठीक है, धार्मिक नामक उपाधि इन पहलव शासकों ने धारण किया था। यह बहुत ही एक अजीबोगरीब फैक्ट है, इसलिए देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा ऐसा फैक्ट आएगा आपके पास चल करके, उस फैक्ट को यूजीसी नेट उठा लेता है और आपसे सवाल पूछा जाता है, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं कि जब गोंडो फर्नीज इतने बड़े प्रतापी शासक हुए, उसके बाद इनके उत्तराधिकारी बहुत ही निर्बल एवं अयोग्य हुए, उसके बाद इनके साम्राज्य का पतन होता चला गया। ठीक है, तो आप उत्तराधिकारी का केवल नाम लिख लीजिए, बस नाम मात्र के लिए। नाम क्या है? एब्डगेसस। एब्डगेसस, AIBDGESUS, एब्डगेसस। उसके बाद पकोरिस। ठीक है, पकोरिस। पकोरिस दरअसल पहलवों के अंतिम शासक हैं भारत में। ठीक है, उसके बाद इनके साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, उसके बाद भारत के इतिहास से पहलव वंश का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो गया। तो इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए इनको सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन यदि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री को पढ़ोगे तो यदि आप इसको नहीं समझोगे पहलव को, तो फिर आपसे सवाल पूछ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे 2 4 10 सवाल पूछ दिए जाते हैं जो आपके सिलेबस में तो शामिल नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट उसको उठाकर पूछ देती है। इसीलिए आप हर मौक़ों के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने बात किया शक एवं पहलव वंश के बारे में, यानी लगभग इसमें हमारी सभी बातें हो गई है। अब 2 वंश और बच रहे हैं, एक तो कुषाण है, दूसरे हैं सातवाहन। और शुंग कण्व हो गया, इंडो ग्रीक हो गया, शक भी हो गया। उसके बाद हम लोग संगम लिटरेचर पढ़ेंगे, उसके बाद खारवेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्ट एवं गांधार, मथुरा, अमरावती, यानी कि 3 4 लेक्चर इसमें और लगेंगे। उसके बाद हम लोग गुप्त एज पे आ जाएंगे और गुप्त एज के बाद हर्ष पे, उसके बाद लगभग एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साउथ इंडिया की तरफ चलेंगे और अर्ली मेडिएवल इंडिया की तरफ। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो ध्यान रखिएगा साथियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल के पेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हमारी मदद कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और प्रेम करते रहिए।